तो अब कहानी आगे बढ़ती है और वू जिन 2006 में पहुंच जाती है। ये वही ईयर और वही दिन है जब उसके फादर अब्रॉड गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। वो खुद को देख के ये सोचती है कि जूयोक बिल्कुल सच कहता था, मैंने सच में ट्रैवल कर लिया है टाइम में। और फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि पापा कहाँ गए हैं। तभी उसकी माँ बताती है कि वो एयरपोर्ट गए हैं और आज उनका हेल्थ चेकअप होना था पर उन्होंने हेल्थ चेकअप नहीं करवाया। तभी वो जिनको याद आता है कि पापा ने हेल्थ चेकअप नहीं करवाया था और इस वजह से उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी सडन डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ भी पागल हो गई थी। वो भागी जाती है एयरपोर्ट में और अपने पापा को कैसे ना कैसे कन्विंस करके वापस घर ले आती है। एयरपोर्ट में उसे जुनहू भी दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वो उसे मना रहा है। यहाँ पे वो जिन जाती है और उसके बैग्स को गिरा के उसका सामान बिखरा देती है और जुनहू को आंखों में इशारा करती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से मनाओ। वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाता है और यहाँ से इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब उसका अगला टारगेट है जूयोक और वो उसके कॉलेज जाती है जूयोक को ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ नहीं मिलता। उसकी जगह उसको दिखता है उसी का दोस्त संग सिंह और वो उससे पूछती है कि जूयोक कहाँ है। अब यहाँ पे वो जिन डेस्परेटली जूयोक से मिलना चाहती है क्योंकि वो दोबारा से उसके साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, पर इसके उलट जूयोक उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता है और वो छुप रहा है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है और वो जिन उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो एक साथ टैक्सी पे बैठ जाते हैं और जूयोक बोलता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ और अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम बहुत बुरी औरत बन जाओगी, तुम फिर से वैसे ही डेविल जैसी हो जाओगी। तभी वो जिन कहती है, हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ हो सकता है पर मैं इस बार रिस्क लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वो मौका देखते ही उससे भी उतर के भागने लग जाता है और सामने से एक बाइक आ रही होती है तो वूजिन को बचाने के चक्कर में वो लोग गिर जाते हैं और उनकी आंख बंद हो जाती है। और आपको तो पता ही है आंख बंद होने के बाद क्या होता है, वो लोग फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। वूजिन अब उठती है प्रेजेंट एरा में और देखती है अपनी माँ को। वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं और कहीं मीटिंग में जाने को कह रही हैं। तभी वूजिन पूछती है कि तुम कहाँ जाने को कह रही हो और क्या तुम ठीक हो, तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना। तभी हमें पता चलता है कि उसकी माँ को अब बिल्कुल भी कोई पागलपन और भूलने की बीमारी नहीं है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक है अब, और साथ ही वो एक शॉपिंग कंपनी में काम करती है। उसके पापा 10 साल पहले नहीं अब 3 साल पहले ही मरे थे और काफ़ी शांति से मरे थे, जिस वजह से उसकी माँ को कोई भी शौक नहीं लगा और उसकी माँ बिल्कुल हेल्दी है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसी सेम ऑफिस पे काम कर रही होती है, हेड ऑफिस पे, और हमें दिखाया जाता है कि जुनहू भी काफ़ी खुश है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी 2 बेटियां हैं। इधर सांग सिक और उसकी बहन जू यून एक फूड ट्रक चलाते हैं और अभी दोनों की शादी नहीं हुई है, पर जूयोक कहीं नहीं दिखाई देता है। फाइनली हम जूयोक को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड में अकेला सोया है और बैग पैक करके दोबारा से कहीं और जाने को तैयार है। उसको देख के लगता है कि वो बिल्कुल बंजारों की ज़िंदगी जी रहा है। वो 2 महीने से गायब है और सारे लोग उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं पर वो किसी को भी रिप्लाई नहीं करता। फाइनली 2 महीने बाद वो डिसाइड करता है ऑफिस वापस जाने का और सारे कलीग्स उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो एक दिन बस स्टॉप में खड़ा होता है कि उसे दिखती है वूजिन बस से उतरते हुए, पर वो उसे देख नहीं पाती है। वो उसका पीछा करता है, उसके घर तक का पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे गेट को ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जूयोक कहता है क्योंकि आपका गेट का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा कैसे लगा, ये तो सिर्फ एक प्लेन डार्क ब्लैक कलर का है, और वो उसको ले जाती है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। जूयोक उसके प्रोडक्ट्स देखता भी नहीं है और सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेता है और ये प्रोडक्ट्स लेकर जाता है अपने छोटे से अपार्टमेंट में। अब वो हेवॉन के बड़े से घर में नहीं रहता और ना ही लग्जूरियस कार चलाता है क्योंकि उसकी हेवॉन से शादी हुई ही नहीं है। अब वो अपने खुद के अपार्टमेंट में रहता है। वहीं इधर वूजिन पूरा ट्राई कर रही है जूयोक के पास जाने का और वो अपने सीनियर को बोलती है कि वो उसको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दे, उसी ब्रांच में जहाँ पे जूयोक काम करता है। पर थोड़ी देर में उसकी सीनियर उसे बताती है कि उस ब्रांच वालों को कोई भी अभी नया एम्प्लॉय नहीं चाहिए और इसलिए अभी तुम वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब वूजिन की जैसी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है जूयोक से दोबारा मिलने के लिए, वो जाके उस ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करने लगती है और अपनी प्यारी बातों से उसे मना भी लेती है और इवेंचुअली वूजिन जाके सेम ऑफिस में चली जाती है। अब यहाँ पे दोबारा से जूयोक उसको देखकर बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है, पर वो बड़े प्यार से खुद को जूयोक को इंट्रोड्यूस करती है।
वो दोबारा से हेड ऑफिस की मैनेजर को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि क्या मैं दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो सकता हूँ, पर उसकी मैनेजर साफ साफ इनकार कर देती है, ये कह के कि अभी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। पर यहाँ वूजिन उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। वो लंच टाइम पे भी उसके साथ जा रही है, बस पे भी कोइंसिडेंटली उसके साथ ही बैठ रही है, और यहाँ तक कि वो उसको एक शर्ट तक भी गिफ्ट करती है। वो शर्ट को अच्छा तो मानता है और लग रहा है कि उसके दिल में अभी भी वूजिन के लिए प्यार है, पर वो बस यही सोच रहा है कि अगर मैं वूजिन से शादी कर लूँगा तो वूजिन फिर से वैसी ही बन जाएगी, बिल्कुल गुस्सैल, और अपना करियर पूरी तरह ख़राब कर देगी। वहीं दूसरे दिन ऑफिस में उनका ब्रांच मैनेजर बोलता है जुयॉक से कि मेरी वाइफ की बहन की दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहती है और डेट करना चाहती है, तो तुम्हें उसके साथ ज़रूर जाना चाहिए। ये सारी बातें सुन के वूजिन बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और फाइनली सबके सामने एग्री कर लेती है कि उसके दिल में जुहयॉक के लिए फीलिंग्स है। वो सबको बता देती है कि जिस मोमेंट में मैंने जुहयॉक को देखा था मैं तब से ही उसको बहुत पसंद करने लग गई हूँ। अब सारे लोग लग जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। वो जुहयॉक और वूजिन को बार बार चिढ़ा रहे होते हैं, एक साथ काम करा रहे होते हैं और बार बार उन दोनों की साथ में खड़े होकर तारीफ कर रहे होते हैं कि वो दोनों कितने प्यारे कपल लगते हैं। तभी वो अपने दोस्त जुनहू से पूछता है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, ऑफिस वाले ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि वो मेरी और वूजिन की शादी कराना चाहते हैं। तभी जुनहू से बता देता है कि सबके सामने वूजिन ने एक्सेप्ट किया है कि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मुझे पता है तेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं क्योंकि मैं तेरी आंखों में देख सकता हूँ। अब दोबारा से एक दिन ड्रिंक्स करते वक्त उसका मैनेजर फिर से जुहयॉक को वूजिन के नाम से चिढ़ाता है, पर यहाँ पे जुहयॉक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको डांट देता है ये कह के कि ये सब आप क्या नॉनसेंस कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और आप इमीडिएटली इस सबको रोक दीजिए। और सब लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। ड्रिंक्स के बाद बाहर आने पर वूजिन बोलती है जुहयॉक से कि क्या हम थोड़ी देर जाकर बात कर सकते हैं। तभी वो जुहयॉक को कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए इतना परेशानी है, क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हूँ ये सब करके, क्या तुम सच में नहीं चाहते मेरे साथ रहना। अभी तक का मुझे ये एक खेल की तरह लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हें चिढ़ाने में क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, पर अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें इतना ही इरिटेट कर रही हूँ और इतना ही हर्ट कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं करना बंद कर दूँगी और अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चली जाऊँगी। जुहयॉक इस पे कुछ भी नहीं बोल पाता है और वूजिन वहाँ से चली जाती है। यहीं इधर एक दिन हमें पता चलता है कि उसकी बहन उसके फ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है। वो लोग बहुत घबरा रहे हैं जुहयॉक को ये बात बताने के लिए, तभी वो जुनहू को सपोर्ट के लिए बुलाते हैं। जैसे ही जुहयॉक वहाँ पहुँचता है वो उसे बताते हैं और जुहयॉक आग बबूला हो जाता है। वो उसे मारने पे तला होता है, पर तभी वो बोलता है कि मैं उससे शादी करूँगा और तभी उसके बाद बेबी का जन्म होगा। ये सुन जुहयॉक थोड़ा काम फील करता है और खुश हो जाता है। वहीं दोबारा से जुहयॉक की बहन जुयिन और वूजिन मिलते हैं और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो वूजिन को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जो अब फूड ट्रक बन चुका है और यहाँ पे दोबारा से पहले की तरह ही सारे लोग एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। सारे लोग दोबारा से ही मिल जाते हैं। तभी घर जाते वक्त वूजिन और जुहयॉक बात करते हैं। वूजिन बोलती है मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर पा रही। क्या इतना ज़रूरी हम दोनों का अलग रहना? क्या तुम्हें वो सारी बातें याद नहीं आएंगी जब हम साथ थे, जब हमने इतने अच्छे पल साथ में बिताए और जो प्यार हमने शेयर किया था? वो बोलती है मेरी एक फ्रेंड है हांगकांग में और वो मुझे कंटिन्यूसली बुला रही है वहाँ के बैंक में काम करने के लिए। मुझे पहले मन नहीं था अपनी माँ की वजह से और तुम्हारी वजह से जाने का, पर अब तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो तो मुझे बहुत मन है यहाँ से दूर जाके कुछ और चीज़ करने का। तुम क्या कहते हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? इस पर जुहयॉक साफ साफ कह देता है कि ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए और जाके हांगकांग में काम करना चाहिए। इससे तुम्हारा करियर काफ़ी अच्छा होगा और एक तुम बहुत अच्छी हैप्पी पर्सन बनोगी। मेरे से शादी करोगी तो तुम दोबारा से वैसी मिजरेबल और गुस्से वाली हो जाओगी। वूजिन की आंखों में आंसू होते हैं पर वो इस बारे में अब क्या ही कहती। उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो जुहयॉक को अब परेशान नहीं करेगी।
दूसरे दिन जुनहू वो जिन को कॉल करके बोलता है कि हम लोग ऑफिस की तरफ ही जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर वो जिन झूठ बोलती है कि मैं ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। तभी जब उन दोनों की कार वहां से गुजर रही होती है, जू ह्यॉक वो जिन को देखता है कि वो एक बस पे चढ़ रही है। वो उस बस का नंबर देखता है और उसे याद आता है कि जब वो पिछली बार टाइम पे वापस आया था, इसी टाइम पे उसी सेम बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो जुनहू को कार से उतरने को कहता है और ड्राइव करके जाता है उस एक्सीडेंट को बचाने, और फाइनली वो ऐसा कर ही देता है। वहाँ से वो जिन बाहर निकलती है और वो जिन से कहता है, मुझे कोई गिल्ट की परवाह नहीं है, ना ही मुझे परवाह है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, पर अभी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और चलो अब साथ रहते हैं। तो अब यहाँ पे से डिसाइड हो जाता है कि ये दोनों अब साथ रहने वाले हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जू यॉक की बहन और उसके दोस्त की शादी हो रही है और यहाँ पे जू यॉक वो जिन को अपनी मम्मी पापा से मिलाता है। लगता है कि उसके मम्मी पापा भी वो जिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शादी के बाद दोनों वॉक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अभी फिलहाल ऑफिस में किसी को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसे राज रख के चुपके मिलना बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होगा। तभी एक दिन जब वो लोग एक स्टोर से कहीं जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि पास पे एक शो की शूटिंग हो रही है। तभी वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं और यहाँ पे कैमियो होता है ओ माई घोस्ट के शेफ सुनवू का। क्या आपको ये याद है? इसमें इसका नाम है एडवर्ड कांग और पता चलता है कि ये वू जिन का सीनियर था कॉलेज में, और यहाँ तक कि वो जू यॉक के सामने वू जिन को हक भी करता है। अब क्या था, मेन लीड हो जाता है जेलस। साथ ही एडवर्ड कांग वू जिन को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है ट्रीट देने के लिए और कहता है कि अपने बैंक वालों को भी साथ लेके आना, पर यहाँ पे जू यॉक साफ इनकार कर देता है कि मुझे उस दिन कुछ काम है और मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरे दिन वू जिन के साथ सारे बैंक वाले उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो सबको काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो काफ़ी फेमस भी है और वो अपनी इनकम और पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। पर इस साइड जू यॉक काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कहीं वो शेफ़ उसकी गर्लफ्रेंड वो जिनके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। वो बहुत ज़्यादा सहन करता है पर खुद को रोक नहीं पाता और भागा भागा चला जाता है उसके रेस्टोरेंट में। वो उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने उसे बोल देता है कि मैं वो जिन को पसंद करता हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। एडवर्ड कांग के मुंह पे थोड़ी सी शिकन तो दिख रही है, पर वो उनके लिए काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे सारे बैंक वाले भी सरप्राइज हैं कि किस तरह से जू यॉक ने मना किया था कि वो जिन से वो उसका नाम ना जोड़े, और फाइनली ये दोनों डेट करने ही लग गए। अब ऑफिस में सब उन्हें चिढ़ा रहे हैं, वो चुपके टेरेस पे मिल रहे हैं, बैंक के लॉकर्स के पास मिल रहे हैं और साथ में ड्राइविंग पे भी जा रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली वो जिन और जू यॉक वो जिन की माँ को भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में बता देते हैं, और वो जिन की माँ तो पहले से ही जू यॉक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। पर ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता, अभी तो थोड़ा और भी बाकी है। तो ये ड्रामा दोबारा से चले जाता है वही पहले सीन में जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे दो पति पत्नी और उनके 2 बच्चे सो रहे हैं, जो कि है वू जिन, जू यॉक और उनके 2 बच्चे। यहाँ पे दोनों गुस्से में पहले की तरह नहीं उठते बल्कि प्यार से उठते हैं, और यहाँ तक कि जू यॉक उनके बच्चों को खुद तैयार कर रहा होता है। दोनों ही साथ में बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और दोनों साथ में ही अब ऑफिस में लेट भी पहुंचते हैं। वहीं उसका फ्रेंड जुनहू अब टीम लीडर बन चुका है, और तभी वहां पे आके उनका मैनेजर उन्हें खुशखबरी देता है कि वू जिन अपनी टीम की टीम लीडर बन चुकी है। जू यॉक का दोस्त सैनसिक और उसकी बहन का अब रेस्टोरेंट है पहले की ही तरह, और वू जिन की माँ बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जू यॉक अपनी वाइफ वू जिन को अब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। वहीं इन रिटर्न वू जिन भी बड़ी स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है घर पे ऑफिस से आने के बाद। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और यहीं पे इस ड्रामा की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अब ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे यही सीख मिली थी कि आपका अभी किया हुआ एक छोटा सा डिसीजन आपके फ्यूचर को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। कैसे वो जिन पहले बहुत ही इरिटेटिंग और गुस्सैल औरत थी, पर वहीं जब वो इंडिपेंडेंट हुई वो इतनी खुश मिजाज और बहुत अच्छी होने लग गई। वहीं जू यॉक ने भी जब उसका पूरा साथ दिया, उसकी मेंटल स्टेट भी अच्छी हुई और दोनों ने बहुत हंसी खुशी अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाया। इसमें मुझे सबसे अच्छा जो रोल लगा वो लगा इन दोनों के बच्चों का।
आई मीन दे आर सो क्यूट। ओके, जस्ट किडिंग। मैं कहूँगी कि जू यॉर्क ने बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपने रोल को निभाया है और ये मुझे किल मी हील मी के टाइम से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, जिस तरह से इसकी स्टोरी लाइन और इसको डिपिक्ट किया गया है। इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट है और सारे कैरेक्टर्स अपने रोल में परफेक्ट बैठते हैं। मुझे काइंड ऑफ जुनहो और वूजिन की जोड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको किसका पेयर अच्छा लगा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। मैं बहुत जल्द एक नई सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो सीरीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।